ऑलराइट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डीए, ये स्मॉल एरिया मैं ले रहा हूँ, उसका डायरेक्शन उधर ही है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, एक स्मॉल एरिया जब मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ मैं अगर निकालूंगा फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, सबसे पहले डी फाई जो मैं निकालूंगा, डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। और यहाँ ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, तो जिधर ई उधर ही डी ए, यानी ई डी ए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि cos 0 1 आएगा। डॉट प्रोडक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर की तरफ है, सेम डायरेक्शन में, तो ई डी ए आ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे यहां भी इंटीग्रेट करना होगा फॉर द क्लोज सरफेस। अगर क्लोज सरफेस के लिए करूंगा तो यहां भी मुझे क्लोज सरफेस के लिए करना होगा, है कि नहीं। तो देखिए अगर मैं अब सॉल्व करना शुरू करता हूं ई डॉट डी ए को, तो ई कितना है हमारा यहाँ, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और जरा गौर कीजिए, आर डिस्टेंस पे कहीं भी मैं जाऊंगा, आर डिस्टेंस पे मैं कहीं भी जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए ये ई इंटीग्रेशन के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात कि ई डी ए, क्योंकि वेक्टर यहां से तो हट गया, क्यों हटा, क्योंकि जिधर ई था उधर ही डी ए था, ई और डी ए का डायरेक्शन क्या था, सेम था, तो ई डी ए सिंपली मल्टीप्लाई हो गया। अब ये ई बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, पता है क्यों, क्योंकि जो ई है आर डिस्टेंस पे, मतलब चार्ज से आर डिस्टेंस पे स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, तो सेम है, सो दिस ई विल बी आउटसाइड, और इंटीग्रेशन क्या बचेगा, डीए, ये क्या हो जाएगा, तो ई कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट चार्ज है, एंड टू ये डीए क्या हो जाएगा, तो डीए का इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे स्फीयर का एरिया, इस स्फीयर का सरफेस एरिया, डीए का इंटीग्रेशन, इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर कैंसिल, इट इज 4 पाई क्यू के, 4 पाई क्यू, और के कितना होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई कैंसिल, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए आ गया ना, आ गया, यानी ई डॉट डी ए किसके बराबर आ गया, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। ई डॉट डी ए प्रूफ भी हो गया, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इस गॉसियन सरफेस जो कि स्फीयर था, यहाँ ये स्फीयर क्या था, एक क्लोज सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू से फ्लक्स जब मैं ई डॉट डी ए सॉल्व करके ला रहा हूं ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जा रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जा रहा है, ठीक है ना, ऑलराइट। तो दिस इज द इक्विवेलेंसी ऑफ गॉस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर कहां से आया था, कूलम्ब्स लॉ से आया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर किससे आया था, कूलम्ब्स लॉ से आया था, तो ध्यान देंगे इस बात। अब हम बात करते हैं कि ये इस गॉस लॉ का यूज कहां कहां है ना, गॉस लॉ का यूज कहां कहां है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जैसे सबसे पहले गॉस लॉ के स्टेटमेंट को अगर देखो ना, तो ये स्टेटमेंट है, ई डॉट डी ए ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही है स्टेटमेंट। तो एक चीज तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट से ही दिख रहा है कि इस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अगर ये इजीली सॉल्वेबल हो तो। हालांकि ये लॉ है, ये वैलिड तो किसी भी टाइप के सरफेस के लिए है, किसी भी टाइप का गॉसियन सरफेस हो सकता है ना, अजीबोगरीब सरफेस, क्लोज होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। लेकिन ई डॉट डी ए में ये इंटीग्रेशन के बाहर इजीली अगर आ जाए, ई जो है इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाए, तो इस स्टेटमेंट से हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में यही है कि इससे बहुत चार्जेज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। शर्त यही है कि वहां देयर मस्ट बी, ये बात ध्यान रखना, देयर मस्ट बी हाई डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी, देयर मस्ट बी हाई डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी एज फार एज गॉसियन सरफेस इज कंसर्न। मतलब गॉसियन सरफेस इस प्रकार होना चाहिए कि ये सॉल्व हो जाए इजीली और फील्ड
हमारा कैलकुलेट हो जाए। और उस सिमेट्रिसिटी की बात करो तो 3 टाइप की सिमेट्रिसिटी नॉर्मली हमारा सिलेबस है, एक स्फेरिकल सिमेट्रिसिटी, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्रिसिटी और एक प्लानर सिमेट्रिसिटी, ठीक है ना। तो जैसे देखो, अगर एप्लीकेशन नंबर 1 की बात करें, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिसिटी की अगर हम बात करें, तो फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज्ड थीन रॉड, जैसे ये एक रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये इसकी वजह से r डिस्टेंस पे कहीं मुझे फील्ड निकालना है। लॉन्ग रॉड का मतलब इससे जो डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है ना, वो डिस्टेंस काफी कम है, इसका लेंथ काफी ज्यादा है, इसका लेंथ क्या है, काफी ज्यादा है। मतलब मुझे कोई कहे कि इस पॉइंट पे फील्ड बताओ, तो चूंकि ये लॉन्ग रॉड है, बहुत लॉन्ग है, इनफाइनाइट भी कहते हैं, फील्ड ड्यू टू लॉन्ग या इनफाइनाइट कहो, एक ही बात है। तो जो फील्ड यहाँ होगा वही फील्ड यहाँ होगा, वही फील्ड यहाँ होगा, वही फील्ड यहाँ होगा, क्योंकि ये काफी लॉन्ग है। इनफाइनाइट होने का मतलब इसके एंड का मुझे पता नहीं है, मैं ये कह सकता हूं। तो देखिए, मतलब अगर r डिस्टेंस पे मुझे फील्ड निकालना है और गॉस लॉ का मुझे इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना है गॉस लॉ का। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि गॉस लॉ यूज करना यहाँ इजी है कि नहीं है, गॉस लॉ यूज करना इजी है कि नहीं है। तो अब देखिए, अब एक मुद्दा आएगा कि हम गॉस लॉ कैसा, गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस लें यहाँ पे। तो अगर मैं एक गॉसियन सरफेस लूं, इस टाइप का गॉसियन सरफेस लूं, जो कि या तो सिलेंड्रिकल हो, अभी बात हुई थी, नहीं तो स्फेरिकल हो, नहीं तो प्लानर हो, और ये स्टेटमेंट ई डॉट डी इजिली सॉल्व हो जाए, तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एल लेंथ का और आर ही रेडियस का, जितने डिस्टेंस पे मुझे क्या निकालना है, फील्ड, उतने ही रेडियस का अगर मैं एक सिलेंडर ले लूं, सिलेंड्रिकल डब्बा ले लूं, जो कि गॉसियन सरफेस है, ये क्या है हमारा गॉसियन सरफेस, तो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, है ना। तो इस गॉसियन, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, गॉसियन सरफेस, दैट इज क्लोज सरफेस कैसे बोल रहा हूं, तो ऊपर से ये फ्लैट सरफेस, नीचे से एक फ्लैट सरफेस, और ये कर्व सरफेस, तीनों मिला करके ये फिगर क्लोज हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए कि अगर मैं इस गॉसियन सरफेस के लिए इस लॉ का यूज करूं, तो क्या हमारा इजीली यहाँ पे, मतलब कर्व सरफेस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा क्या, जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं। पता है क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो रॉड होगा ना, रॉड के कारण, ये जो थिन रॉड है जो भी चार्ज है, उसके कारण r डिस्टेंस पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये काफी लॉन्ग रॉड है, थिन रॉड है, लॉन्ग है। r डिस्टेंस पे मैं कहीं भी जाऊं, r डिस्टेंस पे मैं, मतलब एक प्लेन की बात करूं, एक सर्कुलर प्लेन की बात करूं, तो सर्कुलर प्लेन के अगर उस सर्कमफरेंस के हर पॉइंट पे देखूं, तो इस थिन रॉड की वजह से फील्ड जो होगा सर्कमफरेंस पे रेडियली अवे होगा। जरा इमेजिन करो, रेडियली, जैसे r यहाँ पे, इधर की तरफ, 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 इधर की तरफ। इसीलिए एक सिलेंडर लेना पड़ा है मुझे गॉसियन सरफेस, है ना, क्योंकि थ्रेड भी हमारा क्या था, थी रॉड भी लॉन्ग था, सिलेंड्रिकल सरफेस इसीलिए हमने लिया है। मान लो एल लेंथ का ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब मुझे पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, पॉजिटिव से अवे होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, रेडियली अवे बोलो, 3D में मैं नहीं दिखा सकता, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ रेडियली है। जैसे डब्बा का जो पार्ट इधर होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, जो पार्ट इधर होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे, है ना। सर्किल के बेस पे, सर्किल को प्लेन मानेंगे तो सर्कमफरेंस के पॉइंट्स पे रेडियली अवे। एक सर्किल कैसे मिलेगा हमें, तो अगर मैं इस डब्बे को कट करूं तो एक सर्किल मिलेगा, फ्लैट सरफेस डिस्क की तरह, वही। तो देखिए यहाँ सरफेस 3 है, एक S1 ये ऊपर वाला फ्लैट सरफेस, S2 नीचे वाला, और ये S3 कर्व सरफेस। तो E डॉट dA क्यों इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, E डॉट dA, ये इस स्टेटमेंट को अगर मैं लिखूं यहाँ, तो सबसे पहले ये क्या है हमारा, तो फ्लक्स थ्रू S1, E डॉट dA क्या है, अगर मैं S1 के थ्रू से फ्लक्स निकालूं, तो S1 के थ्रू से फ्लक्स क्या होगा, तो देखिए इस S1 के थ्रू से फ्लक्स का मतलब S1 का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, रेडियली अवे, एरिया किधर है, ऊपर की तरफ, एंगल कितना हो गया 90, तो फ्लक्स थ्रू S1 सबसे पहले क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड
और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है 90, cos 90 क्या हो जाएगा 0। उसी तरीके से फ्लक्स थ्रू S2 क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू S2 अब सरफेस नंबर 2 का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे वाला जो प्लेन सरफेस है उसका किधर की तरफ डायरेक्शन होगा, नीचे की तरफ, फील्ड किधर है रेडियली अवे, एंगल कितना हो जाएगा फिर 90, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। मतलब जो सिलेंडर का टॉप और बॉटम सरफेस है उसके थ्रू से कोई फ्लक्स नहीं होगा। अब देखिए कर्व्ड सरफेस के थ्रू से यानी सरफेस नंबर 3 के थ्रू से क्या फ्लक्स होगा, तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू से फ्लक्स होगा। कारण क्योंकि सिलिंड्रिकल जो कर्व्ड सरफेस है उसके किसी भी पॉइंट पे जाऊं वहां पे फील्ड किधर की तरफ है, तो रेडियली अवे, रेडियली अवे। तो अगर मैं बात करूं हर जगह चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सेम है, तो अब मैं क्या लिखूंगा फ्लक्स थ्रू S1 0, फ्लक्स थ्रू S2 0, फ्लक्स थ्रू S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E डॉट dA इंटीग्रेशन। लेकिन यहां क्लोज सरफेस मत लगाएंगे। क्लोज सरफेस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो S3 है ना वो क्लोज सरफेस नहीं है। क्लोज तो ये तीनों मिल के बना रहे हैं ना, टॉप बॉटम और ये कर्व तीनों मिल करके डब्बा क्लोज हो रहा है, इसलिए यहां क्लोज साइन देने से गलती हो जाएगी। ये तीनों मिलकर के क्लोज सरफेस है, ध्यान रखेंगे। S1 एक अलग सरफेस है, S2 एक अलग सरफेस है, S3 एक अलग सरफेस है, और इन तीनों फ्लक्स का जो सम होना चाहिए वो Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो तीनों फ्लक्स में 2 का सम तो सीधे 0 दिख रहा है, phi S1 0, phi S2 0, phi S3 क्या हो जाएगा, तो E डॉट dA। E क्या होगा, तो R डिस्टेंस पे सिलेंडर के कर्व सरफेस पे जब जाएंगे तो सिलेंडर रॉड से सारे का डिस्टेंस क्या है R है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा ही, और E और dA के बीच का एंगल यहां भी क्या है, तो स्मॉल एरिया की बात करो तो एरिया उधर ही फील्ड उधर ही, ये क्या बन जाएगा EDA, वेक्टर हट जाएगा क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही एरिया, cos 0 1, सो EDA, सो इट विल बी व्हाट, ये बाहर आ जाएगा E, और dA का इंटीग्रेशन मतलब ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया यानी E इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि dA का इंटीग्रेशन का मतलब S3 का टोटल एरिया, S3 का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, S3 का टोटल एरिया हो जाएगा 2 pi r into L। हम जानते हैं the curved surface area of a cylinder is 2 pi r into L, 2 pi r into L। तो अब ये तीनों फ्लक्स का सम phi S1 phi S2 phi S3 इन तीनों फ्लक्स का सम Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहां लिखूं इसके बाद तो 0 प्लस E इंटू 2 pi r L इज इक्वल टू Q इनक्लोज। अब देखिए इस डब्बे में चार्ज कितना इनक्लोज होगा, तो इतना ही चार्ज इनक्लोज है ना, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट हमारे डब्बे के बाहर है जो गॉसियन सरफेस है। तो ये चार्ज कितना है, यहां से लेकर यहां तक जो रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज कितना है, तो अगर इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी तो ये लेंथ कितना होगा, तो जो सिलेंडर का लेंथ है तो यहां कितना चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ एल, सो इट विल बी Q इनक्लोज कितना हो जाएगा, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन EDA Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, EDA इन तीनों का सम। तो ये 0 प्लस 0 को मैं यहीं पे मिटा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L और L क्या हो जाएगा कैंसिल, तो E क्या आ जाएगा, E आ जाएगा ये 2 पाई r नीचे चला जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, और किधर की तरफ, तो रेडियली अवे यानी R की ही तरफ यानी r कैप, E वेक्टर की अगर बात करो यानी E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, या अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो E इज इक्वल टू सिंपल लैम्डा बाई 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट अगर कांस्टेंट है तो बिल्कुल दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, है ना, E वेरीज एज 1 बाई r, यानी ग्राफ जो होगा ER का वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, R बढ़ेगा E घटेगा, R जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड में रिलेशन है। डायरेक्शन की बात करो तो रेडियली अवे, जैसे ये थिन रॉड है, इस थिन रॉड के कारण यहाँ पे फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव रॉड है अगर तो इधर की तरफ, नेगेटिव होता तो रेडियली इनवर्ट, यहाँ पे इधर की तरफ, यहाँ पे इधर की तरफ, है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने गॉस लॉ के एप्लीकेशन की बात की थी। गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था, है ना, जिसमें हम लोगों ने एक लॉन्ग थ्रेड के कारण, है ना, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी या लॉन्ग, वेरी लॉन्ग थ्रेड कह सकते हैं, उसके कारण r डिस्टेंस पे हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना।
उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी थिन रॉड से, इनफाइनाइट थिन रॉड से आर डिस्टेंस पे, और डायरेक्शन किधर की तरफ, तो रेडियली अवे अगर वो चार्ज पॉजिटिव है इन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो चार्ज नेगेटिव होगा तो ये हम जानते हैं, है ना। दूसरी बात, ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस इज क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट में ई और क्यू इनक्लोज दोनों की मीनिंग मैंने समझाई थी कि ई जो होता है वो जितने भी अवेलेबल चार्ज हैं हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर बाहर, है ना, उन सारे चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, और क्यू इनक्लोज जो होता था वो गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर के चार्जेस को हम लोग लेते थे, है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर इनसाइड की चार्जेस, आउटसाइड की चार्जेस को हम लोग नहीं लेते थे क्यू इनक्लोज में। लेकिन जब सरफेस पे ई डॉट डी एस जब हमें कैलकुलेट करना होगा पूरे सरफेस के लिए, तो हमें तो सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो सारे चार्जेज की वजह से करेंगे। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, कुछ थ्योरेटिकल बातें मैं बता देता हूं कि हम जो गॉसियन सरफेस लेते हैं वो एक क्लोज सरफेस होता है ना, क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज ए क्लोज सरफेस। और दूसरी बात कि वो सरफेस हम कैसा भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। गॉसियन सरफेस इज ए क्लोज सरफेस एंड इट कैन बी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का वो हो सकता है। लेकिन गॉसियन सरफेस हम इस प्रकार लेते हैं कि कोई भी पॉइंट या डिस्क्रीट चार्ज हमारे सरफेस पे लाई ना करना चाहिए। मतलब जो गॉसियन सरफेस हम लेते हैं एज्यूम करके आर्बिट्रेरी, वो गॉसियन सरफेस किसी डिस्क्रीट चार्ज को पास नहीं करना चाहिए। वो सरफेस किसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वो सरफेस क्रॉस कर सकता है, कट कर सकता है, वो जो गॉसियन सरफेस में हम लेते हैं, लेकिन डिस्क्रीट चार्ज को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि डिस्क्रीट चार्ज को अगर गॉसियन सरफेस पे अगर कोई डिस्क्रीट चार्ज आ जाएगा तो हम जानते हैं कि किसी चार्ज के कारण उस वो जहां है उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होता है। तो गॉस लॉ में जो एलएचएस है, तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट में जो मैंने बोला था कि डिस्क्रीट चार्ज के थ्रू से हमारा सरफेस पास नहीं करना चाहिए जो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि जो अगर डिस्क्रीट चार्ज से हमारा गॉसियन सरफेस पास कर गया तो हम जानते हैं कि ई डॉट डी एस जो एलएचएस है हमारा में, ई डॉट डी एस जो मुझे कैलकुलेट करना है तो ई अनडिफाइंड होने लगेगा, बिकॉज किसी चार्ज की वजह से वो उसी पॉइंट पे जहां वो है हम फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। किसी दूसरे पॉइंट पे तो कर सकते हैं, उस पॉइंट पे एक जैसे एक पॉइंट चार्ज है, हम उस पॉइंट चार्ज की वजह से उसी पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, अनडिफाइंड होता है। तो दैट्स वाई ये छोटी छोटी बातें हैं जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, कभी इलैबोरेटिव क्वेश्चन आ जाए तो लिखने, गॉस लॉ के बारे में अगर कुछ पॉइंट्स लिखना हो तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। गॉस लॉ के सेकंड एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं, फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट विच इज नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट की वजह से हम लोग अब फील्ड निकालने जा रहे हैं। इनफाइनाइट शीट की वजह से हम लोग फील्ड जानते हैं, आप जानते भी हो, हमने डिस्क का जब फॉर्मूला डिराइव किया था ना, तो डिस्क की वजह से एक्स डिस्टेंस पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, है ना, ये हम लोगों ने फील्ड निकाला था डिस्क की वजह से। और उसी डिस्क में जब हम लोग r टेंड्स टू इन्फिनिटी लिए थे और x काफी कम हुआ था तो एक फॉर्मूला निकल के आया था, और वही हम थीन सीट के लिए कहते थे कि वही फॉर्मूला हमारा थीन सीट का फॉर्मूला हो गया है कि नहीं। तो ध्यान देंगे इन चीजों का। एक इनफाइनाइट सीट मतलब ये सीट है, इनफाइनाइट इसको क्यों बोलेंगे, बिकॉज इसका जो डायमेंशन है वो काफी ज्यादा है, और इसकी वजह से जो हम फील्ड निकाल रहे हैं वो बहुत कम डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं इन फ्रंट ऑफ इट्स डायमेंशन। मतलब इसके डायमेंशन के सामने ये जो डिस्टेंस है जहां पे हम फील्ड निकाल रहे हैं सीट से वो काफी कम है। सिग्मा मान लो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है और मुझे कहीं पे किसी पॉइंट पे यहाँ पे फील्ड मुझे निकालना है r डिस्टेंस पे। तो एक चीज हम सिमेट्रिसिटी से मान सकते हैं कि इनफाइनाइट सीट है, इसलिए इसकी वजह से फील्ड जो होगा ना इधर की ही तरफ होगा, रेडियली अवे होगा। रेडियली नहीं बोलना चाहिए, मतलब अवे होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर टू द सीट होगा और अवे होगा। और अगर r ही डिस्टेंस हम लेफ्ट में चले जाए तो फील्ड उतना ही होगा। जैसे यहाँ पे फील्ड अगर E होगा तो यहाँ पे भी फील्ड E ही होगा, लेकिन फील्ड लेफ्ट की ही तरफ होगा। मतलब मैग्नीट्यूड में ये दोनों फील्ड, अगर ये दिस डिस्टेंस इज r एंड दिस डिस्टेंस इज r, ऐसा हो रहा होगा, मतलब सीट से r डिस्टेंस इधर, फील्ड उधर की ही तरफ होगा, और r डिस्टेंस इधर, फील्ड इधर की ही तरफ होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा। ठीक है।
नाउ वी हैव टू टेक ए गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस लेना है, क्लोज सरफेस। तो देखिए यहां हम लोग एक गॉसियन सरफेस, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि हम गॉसियन सरफेस कैसा लेते हैं। तो हम गॉसियन सरफेस इस प्रकार लेते हैं कि हमारा ई डॉट डीएस, ये जो स्टेटमेंट है गॉस लॉ का, ई डॉट डीएस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो स्टेटमेंट है ये आसानी से सॉल्व हो जाए, है ना। इस चीज को आसानी से सॉल्व हो जाना है। और अगर गॉस लॉ से हम फील्ड निकाल रहे हैं कहीं, तो फील्ड निकालते समय हमें ये ध्यान देना होगा, क्योंकि ई तो अननोन है, हमें कैलकुलेट करना है, तो ये वहीं पे ज्यादा फ्रूटफुल है, वहीं पे ज्यादा फायदेमंद है गॉस लॉ लगाना, जहां पे ये ई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता हो, ई जो है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता हो, आसानी से सॉल्व हो जाता हो। अच्छा यहाँ क्लोज का मतलब होता है कि पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू से फ्लक्स मुझे निकालना है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखिए यहां पे हम गॉसियन सरफेस लेने जा रहे हैं। दिस इज ए गॉसियन सरफेस। एक सिलेंडर लेने जा रहे हैं जिसकी लेंथ जो है 2r है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a है। हमें पता है कि फील्ड किधर की तरफ होगा, तो फील्ड जो होगा हमारा इस पॉइंट पे इधर की तरफ होगा, इस पॉइंट पे इधर की तरफ होगा। अगर मैं फ्लैट एरिया की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप का एरिया मुझे दिख रहा है गॉसियन सरफेस का, एक ये एरिया क्रॉस सेक्शन, एक ये एरिया क्रॉस सेक्शन का एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। तो इस सरफेस को मैं अगर 1 कहूं, इस सरफेस को अगर मैं 2 कहूं और कर्व सरफेस को अगर मैं 3 कहूं, तो वी हैव 3 सरफेसेज जिससे मिलके हमारा ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस विच इज ए सिलिंड्रिकल सरफेस बना है कि नहीं। तो इन तीनों के थ्रू से यानी ई डॉट डीएस, यानी मुझे अब लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी एलएचएस लिखना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा ई डॉट डीएस ओवर सरफेस 1 प्लस ई डॉट डीएस ओवर सरफेस 2 प्लस ई डॉट डीएस ओवर सरफेस 3, तब जाके ये क्लोज हो जाएगा। यहां पे ये क्लोज्ड का मतलब यही हुआ, है ना। जरूरी नहीं है कि, क्योंकि कंटिन्यूअस क्लोज सरफेस जरूरी नहीं है हमेशा हो, क्लोज का मतलब चारों तरफ से बंद होना चाहिए। तो यहाँ 3 अलग अलग टाइप के सरफेसेस हैं, इसीलिए मुझे 3 अलग अलग एक्सप्रेशन लिखने पड़े केवल इसके बदले, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ई डॉट डी एस S1, ई डॉट डी एस S2, ई डॉट डी एस S3 हमने लिख तो लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम बात करें ई डॉट डी एस S1 का मतलब, देखिए यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, S1 एरिया जो है उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ। आउटवर्ड नॉर्मल मतलब इसको मैं लेफ्ट में ही इसका एरिया होगा, आउटवर्ड नॉर्मल हमारी तरफ, क्योंकि क्लोज सरफेस के किसी भी पार्ट का एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ लिया जाता है। सो ई डॉट डीएस में ई, अगर मान लो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, तो ई डॉट डीएस S1 सरफेस यानी यहाँ का क्या हो जाएगा, तो सिंपली ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी ही तरफ पॉजिटिव से अवे और एरिया भी हमारी तरफ, तो इट इज ई ए प्लस S2 के थ्रू से क्या हो जाएगा फ्लक्स। तो देखिए अगर इस एरिया की बात करोगे तो इसका भी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल मतलब राइट साइड में ही होगा, और फील्ड भी किधर होगा, तो राइट साइड में होगा। सो इट इज आल्सो E into A प्लस E डॉट ds S3, थर्ड सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो देखो थर्ड सरफेस जो है ना कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। जैसे यहां जाओ तो इधर की तरफ होगा, यहां जाओ तो इधर की तरफ होगा, लेकिन यहाँ फील्ड किधर की तरफ होगा, तो फील्ड तो अवे होगा। यहाँ पे देखो तो फील्ड इधर की तरफ होगा, यहाँ पे देखो तो फील्ड इधर होगा, इस एरिया का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। मतलब कर्व्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जाऊं तो स्मॉल एलिमेंट लूं तो उस एरिया का डायरेक्शन और वहां पे जो फील्ड है उसके बीच हमेशा एंगल 90 होगा, यानी कर्व्ड सरफेस के थ्रू से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। सो इट इज 0 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब क्या है, तो अब देखिए गौर कीजिए, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसमें कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो ये गॉसियन सरफेस हमारे सीट को पेनिट्रेट करके निकल रहा है तो ये आर्बिट्रेरी सरफेस, लेकिन इनक्लोज कितना चार्ज को कर रहा है, तो केवल इतना ही चार्ज को तो इनक्लोज किए हुए हैं, क्योंकि चार्ज तो हमारे सीट पे मौजूद है। तो हम जरा देखते हैं कि सीट के कितने पार्ट को हमारा गॉसियन सरफेस कवर करता है। तो सीट के कितने एरिया को ये कवर करेगा, तो जितना इसका खुद का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सो क्यू इनक्लोज हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नीचे तो है ही। अब क्या आ जाएगा, तो ई ए प्लस ई ए, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए कैंसिल,
E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग देख सकते हैं ये वही रिजल्ट है जो पहले हमने डिस्क में निकाल के और इनफाइनाइट डिस्क या सीट के लिए निकाला था। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से, है ना, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से सीट के आसपास फील्ड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव है तो अवे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट की वजह से जो फील्ड होता है उसके आसपास वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहां देखो सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड किया, आर कहीं नहीं है, यानी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर नॉन कंडक्टिंग सीट, कंडक्टिंग सीट के लिए नहीं। कंडक्टिंग सीट होता ना तो ये 2 हट जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट की वजह से जो फील्ड होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको हम आगे देखेंगे, है ना। तो अभी जस्ट ध्यान रखो कि ये फॉर्मूला नॉन कंडक्टिंग का है। और जब कभी भी सीट के बारे में कुछ कहा जाए, मतलब कुछ भी मेंशन ना हो, एक सीट की वजह से फील्ड, क्वेश्चन में कुछ ऐसा स्टेटमेंट है, तो आप सीट को नॉन कंडक्टिंग सीट मानना, है ना। अपने मन से कंडक्टिंग नहीं मान लेना चाहिए जब तक कुछ कंडक्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो या कुछ वैसा हिंट ना हो, ठीक है ना। ऑलराइट, तो दिस इज द फील्ड, दिस वाज द सेकंड एप्लीकेशन। ये सेकेंड एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड एप्लीकेशन की बात करें अगर हम लोग गॉस लॉ के, तो फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल की वजह से हम लोग फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले एक सेल लेते हैं, आर रेडियस का एक सेल है, आर रेडियस का एक सेल है जिसपे क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये सेल है, ध्यान रखेंगे। मतलब अगर जो आप चार्ज दिए होंगे ना वो उसके आउट सरफेस एरिया में फैल गया होगा। इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, है ना। सबसे पहले फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल में पार्ट ए आउटसाइड, मतलब आउटसाइड हम निकालने जा रहे हैं। इसको कैपिटल आर रेडियस का मान लो, कैपिटल आर रेडियस का आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब सेल के बाहर, यानी यहां यहां चाहे अंदर में नहीं, बाहर का फील्ड कितना होगा। मान लो मुझे आर डिस्टेंस, आउटसाइड का मतलब फॉर आर ग्रेटर देन आर, या इक्वल टू भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। आउटसाइड का मतलब ये हुआ, है ना। तो देखिए बाहर में मुझे फील्ड निकालना है, यानी मुझे जहां फील्ड निकालना है हमें उसी हिसाब से गॉसियन सरफेस लेना होगा। तो मान लो क्यू चार्ज है इस पे, यहां से आर डिस्टेंस पे हम एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये तो आर्बिट्रेरी सरफेस है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस है ये। अब हमें इतना पता है कि इसकी वजह से जो फील्ड होगा आर डिस्टेंस पे हर जगह क्या होगा? सेम होगा। मैग्नीट्यूड में क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन में तो अलग अलग होगा, रेडियली अलग होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में हर जगह सेम होगा, है कि नहीं। तो गॉसियन सरफेस के अलोंग, गॉसियन सरफेस के लिए जब हम लिखेंगे E डॉट ds, E डॉट ds ओवर क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E डॉट ds। अब जरा गौर करना, अगर मैं मान लो E डॉट ds मुझे यहां सॉल्व करना है, यहां पे अगर मैं देखूं यहां किसी पॉइंट पे, यहां तो इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? हमारी ही तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमारा ये बड़ा वाला, याद रखना ये डॉट 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 वाला स्फीयर वो गॉसियन सरफेस है, ये तो ओरिजिनल सेल है आपका अंदर वाला। तो इस स्मॉल एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? रेडियली अवे। यहाँ पे फील्ड भी किधर होगा? तो रेडियली अवे ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली अवे हो जाएगा। यानी अगर हम किसी भी स्मॉल एरिया की बात करें गॉसियन सरफेस पे, तो उस एरिया का भी डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर हमारे चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम ही डायरेक्शन में होगा, तो ये ई डॉट डी एस क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ई डी एस, है ना। ए एक ही डायरेक्शन के दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, दोनों को सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो ई डॉट डी एस का मतलब ई डी एस हो जाएगा ओवर क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर फर्दर हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए ये हर जगह चूंकि ई क्या है, कांस्टेंट है ना, हर जगह चूंकि ई सिमेट्रिसिटी से क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि गॉसियन सरफेस भी हमने स्फीयर ही लिए हैं, तो ई बाहर आ जाएगा। और ds का इंटीग्रेशन पूरा क्या हो जाएगा, पूरे ds का इंटीग्रेशन का मतलब पूरा एरिया, ये गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया। तो गॉसियन सरफेस हमारा कैसा है, स्फेरिकल, तो स्फीयर का टोटल एरिया जो गॉसियन सरफेस जो लिए हैं उसका टोटल एरिया, तो वो कितने रेडियस का है, स्मॉल आर रेडियस का, तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड। q इनक्लोज्ड इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, यही सेल का जो चार्ज है, सेल पे कितना चार्ज है, q चार्ज है, तो q बाई एप्सिलॉन। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये बाहर नीचे चला आएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 यहाँ दे दो अपने मन से, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, K, है ना, 9 into 10 to the power 9, सो इट इज KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर। और आप देख रहे हो ये वही रिजल्ट है जो पॉइंट चार्ज के कारण होता है, यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे KQ बाई R स्क्वायर ही फील्ड होता है। और देख लो किसी सेल की भी वजह से आउटसाइड वही फॉर्मूला चल रहा है, यानी ए सेल कैन बी एज्यूम्ड लाइक ए पॉइंट चार्ज, है ना, फॉर आउटसाइड फील्ड। मतलब एक सेल के बाहर फील्ड निकालना हो तो उसे पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं, और उस पॉइंट चार्ज को सेंटर पे हम अपने मन ही मन रख के सॉल्व कर सकते हैं।